ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। रात के 9 बज रहे हैं और ऐसे में वक्त हो गया है अब जनहित का। और जनहित में आज हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए देखना जरूरी है आप तक पहुंचाएंगे हम। आपको बता दूं, जम्मू से लेकर जैसलमेर तक देश के किसी भी हिस्से से कहीं भी पाकिस्तानी ड्रोन्स के घुसने की आज ना कोई खबर है ना कोई तस्वीर है। उम्मीद करनी चाहिए पाकिस्तान ने कल भारत से सीजफायर का जो वादा किया था उस पर वो कायम है और आगे भी कायम रहेगा, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की भलाई है। सीज फायर उसी ने मांगा था तो निभाना भी उसी को पड़ेगा। सीज फायर के बाद आज प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। यह हाई लेवल मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली है। इस बैठक में पाकिस्तान से तनाव को लेकर अब तक की स्थिति की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर विचार किया गया। बड़ी जानकारी यह है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। कल दोपहर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत होनी है। तीनों सेनाओं ने अब से थोड़ी देर पहले देश के सामने आकर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल्स दी हैं। बताया कि इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अपने पाले पोसे आतंकवादियों के साथ अपने फौजियों का भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान आर्मी को रणनीतिक और सैन्य लिहाज से भारतीय सेना की कार्रवाई बहुत भारी पड़ी है। तीनों सेनाओं ने यह भी दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद के अड्डों तक ही सीमित था। पाकिस्तान की सेना ने जबरन बीच में आकर इस तनाव को बढ़ाया और भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया। तीनों सेनाओं ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान आगे भी अगर कोई ऐसी हिमाकत करेगा या आगे कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो फिर उसे 7 मई से 10 मई जैसा करारा जवाब दिया जाएगा। In the morning, even as we were getting into a huddle to war game the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है क्योंकि पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तो तैयार हुआ, लेकिन अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो अपना आतंकी चरित्र छोड़ेगा। आतंकियों को पालना पोसना और भारत में उन्हें चोर रास्ते से भेजना वो बंद करेगा। भारत की सरकार और तीनों सेनाओं ने साफ कर दिया है उसका एक्शन पहले भी पाकिस्तान या उसकी आर्मी के खिलाफ नहीं था, सिर्फ उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों के खिलाफ था। और आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक वो भारत के खिलाफ अपनी साजिशें बंद नहीं कर देते। संक्षेप में आपको बताते हैं 6 मई की रात से 10 मई तक क्या क्या कामयाबी मिली ऑपरेशन सिंदूर में। 9 आतंकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान आर्मी के 6 से 7 टॉप ऑफिसर्स मारे गए। जैश और लश्कर हेडक्वार्टर वायुसेना ने तबाह किया। बाकी 7 आतंकवादी अड्डों पर इंडियन आर्मी का अटैक हुआ। 6 और 7 मई की कार्रवाई में सभी पायलट सुरक्षित रहे। पाकिस्तान के अधिकांश ड्रोन हमले विफल किए गए। पाकिस्तान के 8 एयरबेस और 4 अन्य बेस तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से बर्बाद हुआ। पाकिस्तान के कई सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान आर्मी के 35 से 40 जवान मारे गए। पाकिस्तान एयर स्पेस
चालू था उसको बंद नहीं किया था पाकिस्तान ने। संवेदनशीलता भारत की तरफ से बढ़ती गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 5 सैनिक भी शहीद हुए हैं। छह और 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओजेके में भारत की एयर स्ट्राइक। राफेल, सुखोई ने आतंक के 9 अड्डों पर मिसाइलें दागी। जैश, लश्कर, हिजबुल के हेडक्वार्टर उड़ा डाले। सात मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य अड्डों पर ड्रोन अटैक किया। भारत ने सारे हमले नाकाम किए। पलटकर जवाब दिया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह किया। 8 मई की रात 8:30 बजे जम्मू से लेकर जैसलमेर तक 36 ठिकानों पर पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। भारत के एयर डिफेंस ने 400 पाकिस्तानी ड्रोन्स मिट्टी में मिला दिए। 9 मई की रात पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन आर्म ड्रोन से भारत में हमला किया। भारत ने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन्स के चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन इसके बाद भारतीय सेनाओं ने जो जवाब दिया वो न सिर्फ पाकिस्तान की रूह कपकपा देने वाला था, बल्कि उसने चंद घंटों में उसे घुटनों पर ला दिया। 9 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं पूरे 12 सैन्य अड्डों पर जवाबी हमला किया। उन्हें खोद कर रख दिया, तबाह कर दिया। इनमें पाकिस्तान के 8 एयरबेस भी थे। भारत ने सीधे उन जगहों पर सटीक वार किया जहां पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों और हवाई हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रखा था। पाकिस्तान के नक्शे में देखिए कि उसके कौन कौन से मिलिट्री ठिकाने और एयरबेस थे जिन पर भारत ने पलटकर हमला किया। इनमें पंजाब का रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाला का नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान, सक्कर, यूनुस बेस, सियालकोट बेस, जैकबाबाद बेस, सरगोधा, भुलारी एयरबेस और मिलिट्री बेस थे। इसके अलावा सियालकोट का पसरूर रडार साइट भी था जो हवाई खतरों की निगरानी करता था। 9 मई की रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तान के इन एयरबेस से उठता धुआं पूरे पाकिस्तान को दहला चुका था। पाकिस्तानी इस धुएं का दूर से वीडियो बना रहे थे। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये धुआं पाकिस्तान आर्मी को धुआं कर चुका है, जड़ से हिला चुका है और पाकिस्तान को सरेंडर मोड में ला चुका है। आगे बढ़ने से पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज ही दिया हुआ सबसे खास बयान सुनिए। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री ने रावलपिंडी का जिक्र किया। वही रावलपिंडी जहां पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, जहां के चकलाला में उसका नूर खान बेस है, जिस एयरबेस में पाकिस्तान की जान बसी हुई है। नूर खान बेस का तबाह होना बड़ी वजह थी, जिसके बाद 10 मई की सुबह होते ही पाकिस्तान सीज फायर के लिए भागा और दोपहर होते होते युद्ध विराम के लिए उसके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का मेजर ऑपरेशन बेस है। ये रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस है। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की 10वीं स्क्वाड्रन तैनात रहती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के सीक्रेट ऑपरेशन और वीआईपी मूवमेंट का बेस है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मिलिट्री जेट्स यहीं पर तैनात रहते हैं। हाई प्रोफाइल ट्रांसपोर्ट बेस होने से सारे असले यहीं पर पहुंचते हैं। शाहीन, गौरी जैसे लंबी दूरी की मिसाइल्स का बेस भी यही एयरबेस है। नूर खान बेस की सुरक्षा सीधे मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई करती है। सैटेलाइट तस्वीरों में आप नूर खान एयरबेस की हालत देख सकते हैं।
नूर खान एयरबेस पर भारत की मिसाइल का हमला पाकिस्तान के लिए धरती फटने जैसा था। दावा है इस मिसाइल हमले में बड़ी तादाद में पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट तबाह हुए। पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने नूर खान, रफीकी और मुरीद एयरबेस पर ब्रह्मोस से हमला किया। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। 10 मई को सुबह से दोपहर तक पाकिस्तान अपने सारे चैनल्स के जरिए अमेरिका के संपर्क में रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखी तो फिर उसने सीधे भारत को अप्रोच किया। शनिवार दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन लगाकर बात की, खुद सीजफायर का अनुरोध किया। भारत ने सहमति दी और इस तरह सीजफायर का ऐलान हुआ। और अब नजरें कल भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की जो बातचीत होगी उस पर है। ये बातचीत कल दोपहर 12 बजे होनी है, ये जानकारी साझा की गई है। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ये बातचीत करेंगे और दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ होंगे मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला। तो ये दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत होनी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब आगे जो बातचीत होगी उस बातचीत का एजेंडा क्या रहने वाला है। इसी को लेकर जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, सीजफायर को लेकर डीजीएमओ के बीच जो शनिवार को बातचीत हुई, जिसके बाद सीजफायर का ऐलान हुआ और दूसरी बातचीत सोमवार 12 मई दोपहर 12 बजे के लिए तय हुई है, जो कल होनी है। ऐसे में अब आगे बात जब बढ़ेगी तो किस दिशा में? नीरज, देखिए रोमाना, बात किस दिशा में बढ़ेगी? सबसे पहली बात तो जो शनिवार को शाम 5 बजे से लेकर और कल दोपहर 12 बजे के बीच में जो भी परिस्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच में रही हैं, जो युद्ध विराम का जब सहमति बनी, ऐलान हुआ 5 बजे, उसके बाद से क्या घटनाक्रम रहा। 8 बजे जब युद्ध विराम का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, ड्रोन अटैक्स किए, एलओसी पर फायरिंग की, उन सब के बारे में पहले बातचीत की जाएगी कि आखिरकार आपने ही हमें फ़ोन किया था 3:35 पर और आपने ही फिर कहा था कि 5 बजे से हम युद्ध विराम कर रहे हैं, तो फिर आपने उसका पालन क्यों नहीं किया। सबसे पहली बात तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भारत की तरफ से यही रखेंगे सवाल मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के सामने, और फिर आगे की बात बढ़ेगी आगे कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं कि आप इस युद्ध विराम की जो सहमति बनी है, जो सिर्फ गोलीबारी रोकने की सहमति बनी, कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट 2021 का है, तो वो आप बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो फिर हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे। आपकी तरफ से कोई ड्रोन अटैक हुआ तो इसका जवाब हम भरपूर देंगे, जैसा कि आज खुद लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भारत की जो आर्म फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। बिल्कुल, जनरल घई की तरफ से साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान को भी ये संदेश दे दिया गया है कि एक तरफ आप सीजफायर की बात करते हैं, युद्ध विराम की बात करते हैं, जिसको लेकर शनिवार शाम 5 बजे से ही भारत की तरफ से ऐलान कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके शनिवार की ही रात में हमने देखा पाकिस्तान फिर नापाक करतूतों पर उतरा, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है, कल की ये जो बैठक है डीजीएमओ स्तर की, ये कितनी महत्वपूर्ण रह सकती है? नीरज, देखिए रोमाना, महत्वपूर्ण तो है क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है चरम पर है। सबसे ज़्यादा अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा तनाव जो है, यहाँ तक कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी इस तरह की जो है तनाव इतने चरम पर नहीं था। जब भारत ने घुसकर जो है पाकिस्तान के 10 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस को तबाह कर डाला है, वहाँ पर उनके सरगोदा, रावलपिंडी, उनकी जो आर्मी हेडक्वार्टर है, वहाँ तक जो पहुँच हो गई है भारतीय वायुसेना की, तो चरम पर है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका चाहता नहीं है कि दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो किसी भी तरह एस्केलेट करे कहीं पर भी। तो ऐसे में भारत की तरफ से भारत साफ कह चुका है कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते थे कि आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करें, लेकिन आपने विवश किया हमको कि हम अटैक करें। हमने तो आपके टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो आतंकी हेडक्वार्टर्स हैं आपके जैश के, लश्कर के, उन पर अटैक किया था, जिन्होंने हमारे नरसंहार को अंजाम दिया था पहलगाम में। तो हमने वहाँ किया था, लेकिन आपने जानबूझ के ड्रोन अटैक किए, मिसाइल अटैक किए, हमारे सिविलियन एरियाज़ में, रेसिडेंशियल एरियाज़ में आपने कोशिश की। हालांकि आप सफल नहीं हो पाए, लेकिन हम रिजर्व रखते हैं अपना जवाब देना, इसीलिए हमने आपके खिलाफ कार्रवाई की इतनी बड़ी की कि आपके लाहौर के भी एयरबेस को जितने भी आपके एयर डिफेंस सिस्टम थे वो मार गिराए। लेकिन हम अब भी चाहते हैं कि आप इसको एस्केलेट ना करें, लेकिन अगर आप अटैक करेंगे, फिर से करेंगे, जैसे अभी तुरंत अभी बातचीत कर रहे हैं तो बाड़मेर में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो फिर ये जो युद्ध विराम की सहमति बनी है ये शायद नहीं हो पाएगी। ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई
कल बिल्कुल साफ करने वाले हैं अपने समकक्ष यानी कि मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला से। बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो दो टूक अंदाज में कल डीजीएमओ स्तर पर ये जो बातचीत होनी है, भारत की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। और महत्वपूर्ण देखिए ये भी आप जान लीजिए कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संवाद का कोई एक चैनल खुला है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही डीजीएमओ वार्ता। इस बीच पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ से युद्ध विराम की गुहार लगाई थी और भारत ने शांति की खातिर दुश्मन की गुजारिश मानी थी। लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने की और फिर युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाया भी पाकिस्तान। बात बस इतनी सी ही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट लेने की कोशिश में। इसकी वजह भी पाकिस्तान ही है, क्योंकि उसकी हर हिमाकत का भारत ने कड़ा, बड़ा और गहरा जवाब दिया तो पाकिस्तानी सेना और सरकार को अपने सारे सैन्य ठिकानों के वजूद मिटने की चिंता सताने लगी। और ऐसे में पाकिस्तान की फौजी और कठपुतली हुकूमत ने अमेरिका से भारत को मनाने की मिन्नतें करना शुरू कर दिया। लिहाजा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार से बात की। उनकी चिंताएं अपने उपराष्ट्रपति जेडी वांस से शेयर की, जिन्होंने फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। ये सारी बातें अमेरिकी मीडिया में सामने आ रही हैं। खैर, इन तमाम कवायदों से इतर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार को पाकिस्तान से सीजफायर का ऐलान किया। पाकिस्तानी डीजीएमओ के फोन आने और उनकी गुजारिश का जिक्र किया जो हम सबके सामने हुआ। इसमें कहीं भी अमेरिका की तरफ से कोई पहल की बात नहीं है, लेकिन इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत बनकर खुद कूद पड़े। अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिख दिया, अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। इसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई पेशकश कर डाली। उन्होंने फिर से अपने निजी सोशल मीडिया मंच के जरिए कहा, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास ये जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि मौजूदा हमले को रोकने का समय आ गया है, जो इतने सारे लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपकी विरासत आपके बहादुर कार्यों से बहुत बढ़ गई है। मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण फैसले पर पहुंचने में मदद में सक्षम था, जबकि अभी कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं इन दोनों महान देशों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। ईश्वर भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को बेहतर काम के लिए आशीर्वाद दे। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने विस्तार से लिख डाला। अब कश्मीर जो है वो सिर्फ भारत का है, इसमें दुनिया के किसी देश को कोई शक शुबा नहीं रखना चाहिए। ऐसे में अमेरिका हो या फिर कोई भी और देश हो, किसी की ओर से मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता है। फिर सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने आज एक बार फिर से ये साफ किया कि कश्मीर पर हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अब सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को वापस हासिल करना। इसके अलावा और कोई बात नहीं। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को सौंपने की बात करता है तो फिर भारत बात कर सकता है। इसके अलावा हमारा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं। हम नहीं चाहते कोई मध्यस्थता करे। हमें किसी की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। सूत्रों के हवाले से भारत ने कश्मीर पर अपनी स्थिति को एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि पीओके की वापसी के अलावा बातचीत का और कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को भारत को सौंपना चाहता है तो बातचीत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी और मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और कश्मीर के मामले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत सरकार के सूत्रों से यह बड़ी जानकारी सामने आई। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे विदेश सचिव के ऐलान से पहले ही सोशल मीडिया के जरिए युद्ध विराम की ब्रेकिंग न्यूज दे दी थी। फिर खुद को शांतिदूत साबित करने की जल्दबाजी में उन्होंने कश्मीर पर भी बयानबाजी करना शुरू कर दिया। ऐसे में इस पर अब राजनीति गरमाई है। युद्ध के बादल छटते ही राजनीति के बादल आज से फिर घिराए। किसने क्या कहा, अब ये जरा देखिए आप।
हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी, और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। नरेंद्र मोदी और सेना दोनों ने देश का सर ऊंचा किया है। कुछ लोग हैं वो ऐसा कहते रहेंगे, प्रधानमंत्री देश की सेवा करते रहेंगे। हम सभी ने मिलकर ऑल पार्टी मीटिंग मांग की है। हिम्मत है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। पाकिस्तान की ये हरकत ये बेईमानी है, इसलिए मैं तो कहूँगा कुत्ते की दुम होती है वो सीधी नहीं होती है, टेढ़ी रहती है। तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, इसलिए उसको काटना पड़ता है। तो ये काटने का काम जरूर, अगर नहीं सुधरेंगे पाकिस्तान तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, युद्ध के लिए मुकाबले में दुश्मन का भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को संसार का सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकार माना गया। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया था, तब कृष्ण ने ही उन्हें धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया, युद्ध के लिए प्रेरित किया। लेकिन यथार्थ में जब आप देखेंगे तो स्वयं कृष्ण भी युद्ध को शांति के मार्ग का अंतिम उपाय मानते थे। ऐसा ना होता तो महाभारत से पहले वो दुर्योधन को समझाने और पांडवों को सिर्फ 5 गांव ही देने का प्रस्ताव लेकर क्यों जाते। यूं समझें आप, भारत ने उसी कृष्ण नीति पर चलकर पाकिस्तान को सुधरने का ये एक और मौका दिया है। और जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि बराबरी का दुश्मन भी चाहिए होता है युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन यहां तो सामने पाकिस्तान जैसा एक कंगाल मुल्क है जिसका वजूद विदेशी कर्ज पर टिका हुआ है। इस हालिया तनाव की वजह से एक अच्छी खबर सुर्खियों से गायब हो गई, और वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का अनुमान, जिसके मुताबिक भारत इस साल के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 2025 के अंत तक हमारी अर्थव्यवस्था $4,187.02 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि IMF के ही अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सिर्फ $13.9 बिलियन तक ही पहुंचने का अनुमान है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 300 गुना ज्यादा बड़ी। तो एक तरफ दुनिया में हमारी पहचान आत्मनिर्भर भारत की, और दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क की पहचान कर्ज में डूबे एक देश की, क्योंकि अभी अभी उसे IMF से 2 अलग अलग फंड में $2.4 बिलियन का कर्ज मिला है। ऐसे में लंबे युद्ध का नुकसान जाहिर तौर पर हमारे आर्थिक विकास पर पड़ता, जबकि पहले से बदहाल और तंगहाल पाकिस्तान तो और भी गर्त में चला जाता, क्योंकि युद्ध का अंक गणित हमेशा नुकसानदेही होता है। दुबई के फॉरेन अफेयर्स फोरम के मुताबिक छोटी अवधि के पारंपरिक युद्ध में भारत को रोजाना 1,460 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ता रोजाना, जबकि लंबे युद्ध का खर्च हर दिन 1.34 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। वैसे देश के आत्मसम्मान के सामने तो देखिए ये खर्च कुछ भी नहीं है, और यही वजह कि भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने में कोई कोताही नहीं बरती और पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के 9 आतंकवादी अड्डों को बुरी तरह बर्बाद किया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने मार गिराया, लेकिन आतंकवादियों के खात्मे से पाकिस्तान तो बौखला गया और जवाब में उसने हमारे नागरिकों, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, जिसके जवाब में हिंद की सेना ने पाकिस्तान के दर्जन भर सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दुश्मन ने घुटने टेक दिए, उसकी ओर से युद्ध विराम की गुहार लगाई गई, क्योंकि आतंकवादियों और कि पनाहगारों को सबक सिखाने का मकसद भारत का पूरा हो गया था। ऐसे में भारत ने भी युद्ध विराम पर पाकिस्तान की ये गुजारिश मान ली। वैसे भी 3 साल से जारी युद्ध के बाद अब रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम की चर्चा तेज है, तो हमास के बड़े नेताओं के खात्मे और गिने चुने बचे बंधकों की वापसी के बाद इजरायल की ओर से गाजा जंग खत्म करने की संभावना भी अब प्रबल है। फिलिस्तीन की हालत पहले से और पतली, लेकिन बेहद ताकतवर इजरायल को युद्ध की कीमत के तौर पर 2024 के अंत तक $67.6 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को उसके मददगारों की ओर से मिले करीब
$279 बिलियन खर्च होने का अनुमान है और रूस को भी इस युद्ध की वजह से $211 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में भारत ने जल, थल, नभ से पाकिस्तान को उसी की जुबान में जोरदार जवाब दिया है जिस भाषा को पाकिस्तान अच्छे से समझता है। 4 दिन तक पाकिस्तान अपने ड्रोन, मिसाइल से भारत की रिहायशी इलाकों तक को निशाना बना रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम किया। नतीजा ये कि एक बार फिर घाटी की फिजा में शांति का माहौल है। फिर भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान की करतूतों को झेल रहे लोग पाकिस्तान के किसी भी वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। लोगों ने एक चैन की सांस ली है। सरकार से रिक्वेस्ट करते कि इसी तरह अमन बनाए रखें। हम सर आना स्टार्ट हो गए हैं लोग धीरे धीरे। अब सिचुएशन ठीक हो गई है। रात रात भर धमाकों की गूंज के बाद अब जम्मू कश्मीर में शांति की फिजा फिर लौटने लगी है। लोग चौकन्ने हैं, साथ ही सुकून में भी दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर, जम्मू, उरी, अखनूर, कुपवाड़ा और रियासी जैसी जगहों को जहां तक कल पाकिस्तान अपने ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहा था, आज भारतीय सेना की बहादुरी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। श्रीनगर के लाल चौक की दुकानें आज की सुबह के साथ फिर खुल गई। कई दिनों तक घरों में कैद रहे यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने लगे। आज सुबह की जो तस्वीर है वो श्रीनगर में वो राहत देने वाली है। लोग जो है वो वापस से अपने घरों से निकल रहे हैं। जो दुकानें हैं वो यहाँ पर आज एक बार फिर से श्रीनगर की लाल मार्केट में जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। इस वक्त चहल पहल भी जो है वो देखने को मिल रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको लेने के लिए, ख़रीदने के लिए जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं। 4 रातों तक लगातार शेलिंग के चलते बारामूला से निकलकर ये लोग श्रीनगर आ गए थे, लेकिन सीज फायर की घोषणा के बाद से ही फिर ये लोग वापस घर लौट रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में इन सबको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। युवा पीढ़ी भी यहाँ पर है। जैसे हाजी साहब ने मुझे बताया कि आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर में रहकर कैसा लग रहा है? अपने घर में आकर इतना महसूस हो रहा है कि जब से ये सीज फायर का सुना, हम तो उसी वक्त आने लगे थे कि सीज फायर हो गया, अब इसी वक्त हम घर चलें। तो ऐसा लग रहा था कि अब वापस आना मुश्किल है, लेकिन रात को बड़ी खुशी हुई। जब सीज फायर हुआ तो बड़ी खुशी महसूस हुई। LOC के पास रह रहे ये गांव वाले अब भी पाकिस्तान की धोखेबाजी के चलते बंकरों में रात गुजारना चाहते हैं। इन्हें पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दरअसल सीज फायर के ऐलान के बाद 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने विश्वासघात किया था, जिसका भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। LOC के बेहद पास के इलाकों में कल रात हुई हैवी आर्टिलरी फायरिंग के निशान भी पाकिस्तान की नापाक मंशा को जग जाहिर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जमीन के नीचे इस वक्त बंकर बना हुआ है। सीमेंट और सरिया से चौड़ी चौड़ी दीवारें तैयार की गई हैं, जिस पर बम के गोलों का बहुत कम असर पड़ता है। और यहाँ जो आप देखें तो 1 से 2 रूम बनाए गए हैं, और इस तरीके से एक नहीं बल्कि कई सारे बंकर पूरे गांव में बनाए जाते हैं। एकदम से पाकिस्तान ने फायर खोल दिया तो अफरा तफरी में कई लोग यहाँ से भाग लिए और कईयों ने बंकर में आकर शरण ली। फायर शुरू हो जाता है, हम लोग बंकरों में आकर छिप जाते हैं। अखनूर में 3 दिन बाद बाजार खुले हैं। दरअसल शाम होते ही इन इलाकों में ब्लैकआउट हो जाता था। यहाँ के लोगों के मन में पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान कैन अटैक एट एनी टाइम, किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, उसका कोई यकीन नहीं। पहले कह रहे समझौता करना है, उसके बाद इन्होंने ये काम कर दिया। पाकिस्तान एक कायर देश है सर, पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते। जितना मर्जी है सर वो करेंगे। पाकिस्तान जितनी नापाक चाल चल ले, भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को आसमान में ही बुरी तरह कदेड़ दिया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को खास तौर से निशाना बनाने का दुस्साहस किया था, लेकिन भारत ने पूरी पाकिस्तान की मंशा को बुरी तरह विफल कर दिया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के इस स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांव में रहने वाले लोगों के लिए कैंप लगा है। इन्हें आज भी पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक सरकारी सेकेंडरी स्कूल है, और जहां पर आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ सुरक्षित
रहने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के चलते यहाँ इस कैंप में आए थे। यहाँ पर इस कैंप में अभी भी हलचल है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों अभी तक घरों में नहीं गया? सर गोली चल रही है बॉर्डर पर वो तो कह रहे हैं शांति होगी। नहीं सर, शांति नहीं। विश्वास नहीं कर रहे पाकिस्तान? जम्मू में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पल्लावाला के लोग भी रविवार सुबह अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। यहाँ हैवी शेलिंग के निशान बता रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे आम जिंदगियों को भी निशाना बना रहा था। कुपवाड़ा में भी सुबह की तस्वीरें शांति की नई सुबह के तौर पर दिखाई दे रही हैं, जबकि उरी की सुबह भी कुछ अलग महसूस हो रही थी। बम बारूद का शोर थमने के बाद चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के कई गेट खुले नजर आ रहे हैं। इस बीच जांच एजेंसी SIA ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा में 20 जगहों पर छापेमारी कर स्लीपर सेल का भांडा फोड़ने का भी दावा किया है। साफ है, देश की तरफ आंख उठाकर देखने वाले लोगों का सफाया होता रहेगा। भारत जैसा शांत और अच्छा पड़ोसी मिलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने जो अशांति फैलाने की कोशिश की, उसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने रात को ड्रोन उड़ाए तो रात में ही भारत ने पाकिस्तान को तारे दिखा दिए। सुबह पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका सुख चैन छीन लिया। यही नहीं, नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर से लेकर जहां जहां पाकिस्तान भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा था, वहां वहां उसे धूल चटाई गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में घुसकर उसके पैरों की जमीन तक छीन ली गई। पाकिस्तान से आई हर गोली का जवाब भारत ने गोला फेंक कर दिया, तो अब पाकिस्तान घबराया हुआ है। नतीजा ये कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत पाकिस्तान से सटे दूसरे राज्यों में भी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को ये बात अच्छे से समझा दी गई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर कोई भी हिमाकत हुई तो उसे खून के आंसू रुला दिया जाएगा। पंजाब के बॉर्डर पर कोई हरकत हुई तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जबकि राजस्थान में भी हमारी सेना उनका हलक सुखा देगी। गुजरात से सटे बॉर्डर पर भी पाकिस्तान पर भारत की पूरी नजर है। अमृतसर में एक बार फिर सीज फायर के बाद सब सामान्य होता जा रहा है। अब हालात जो हैं नॉर्मल हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से ग्रीन कवर का सिग्नल दिया गया है आज सुबह अभी तकरीबन 8:15 बजे, और अब रौनक जो है अमृतसर के बाज़ारों में जो है वापस लौट आई है। इससे पहले पिछले कल तक जो है जो टेंशन थी वो जो है साफ जो है दिखती थी। लोग जो हैं निकल नहीं पाते थे ज़्यादा, क्योंकि सायरन बजता था जब रेड अलर्ट हो जाता था। पर अब ग्रीन कवर है प्रशासन की तरफ से, और प्रशासन ने कहा है कि लोग जो है नॉर्मल जो है बाहर निकल सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। हालांकि लोग पाकिस्तान पर किसी भी सूरत में विश्वास करने को तैयार नहीं है। रात को जब ब्लैकआउट होता है प्रॉब्लम तो तब है, वो तो कल रात को भी हुआ है, आज पता नहीं क्या होता है। आपको बता दें कि सीज फायर की घोषणा के बाद अमृतसर में लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। दूसरी ओर अमृतसर एयरपोर्ट पर अतिरिक्त पुलिस बल किसी भी हालत से निपटने के लिए अब भी तैयार है। सिचुएशन पीसफुल है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, बाकी सिक्योरिटी बिल्कुल सही है। पूरे पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है, इसे फिरोजपुर की इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। ये पाकिस्तानी ड्रोन और पिस्तौल फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास खेतों से बरामद किया गया है। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और दुश्मनों की एक एक नापाक साजिशों का भांडाफोड़ कर रही है। जैसलमेर में सुबह सुबह पाकिस्तानी मिसाइल को जोरदार धमाके के साथ डिफ्यूज किया गया है, जिसके बाद लोगों को साफ समझ में आने लगा है कि फिलहाल जैसलमेर में सब ठीक है। सीज फायर से पहले और आज की इन तस्वीरों को देखकर आप सब समझ सकते हैं कि एक बार फिर जैसलमेर में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है। जैसलमेर के बाजारों में फिर रौनक लौट रही है। सीज फायर के अगले दिन जैसलमेर रेलवे स्टेशन को एक बार फिर यात्रियों के लिए खोल दिया गया है।
सीज फायर होने के बाद एक ट्रेन यहां से एहतियातन चलाई गई थी। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजामों के बीच ट्रेन को रवाना किया गया था। यात्रियों जो है ने अपना सफर शुरू कर दिया है। हालांकि सतर्कता बरती जा रही है। जो फोर्स के लोग हैं वो खासे मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक समुद्री क्षेत्र से लगे इलाकों में अब भी भारतीय सुरक्षा बल मुस्तैद है और पल पल पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रख रहा है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। खुद मंदिर प्रशासन ने रविवार से नारियल, फूलों की माला और प्रसाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान अब चाहे जितनी धोखेबाजी करने की कोशिश कर ले, उसे भारत का बाहुबल 4 दिन में ही समझ आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक गोलीबारी में हमारे कुछ जवान शहीद हुए। अफसोस कि दुश्मन ने ये वार पीठ पीछे किया, वरना सामने की जंग में हमारे जाबाज शत्रु खेमे को इसका मौका तक नहीं देते। फिलहाल देश में जवानों की शहादत पर एक तरफ गर्व है और दूसरी तरफ गम का भी माहौल है। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, सूबेदार पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, अग्निवीर मुरली नायक, ये उन शहीदों के नाम हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम से पहले सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जम्मू के आरएसपुरा में एलओसी पर तैनात थे। शनिवार की शाम हुए सीज फायर के ऐलान के बावजूद पाकिस्तान ने फिर से गोलीबारी शुरू की, तो बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की ओर से शहीद मोहम्मद इम्तियाज को सम्मान, श्रद्धांजलि और भावपूर्ण विदाई दी गई। लेकिन बेटे के बलिदान की खबर बिहार पहुंचने के बाद से शहीद के परिवार ही नहीं, पूरे गांव में मातम है। भारत की सरहदों पर हुए पाकिस्तानी हमले में जिन सपूतों ने प्राणों का बलिदान दिया, उनमें एक राजस्थान के झुंझुनू के सुरेंद्र कुमार का नाम भी है। वायुसेना की मेडिकल यूनिट में सेवा दे रहे सुरेंद्र कुमार जम्मू के उधमपुर में तैनात थे, लेकिन 9 मई को हुए पाकिस्तानी ड्रोन अटैक में सुरेंद्र कुमार शहीद हो गए। सुरेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर झुंझुनू में उनके पैतृक गांव मेहरादासी लाया गया। शोक में डूबे शहीद के परिवार को ढाढ़स बांधने के लिए पूरा गांव उमड़ आया, लेकिन सुरेंद्र कुमार का शव देखते ही उनकी पत्नी का सब्र जवाब दे गया। शहीद सुरेंद्र कुमार का अंतिम संस्कार उनके 8 साल के बेटे दक्ष ने किया, लेकिन सुरेंद्र कुमार के बलिदान से आहत बेटी वृतिका ने पिता को अंतिम विदाई देते वक्त कहा कि वो भी उन्हीं की तरह सैनिक बनेगी। पाकिस्तान का खात्मा करना है, नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का। पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। 2 दिन पहले 9 मई को पाकिस्तान की ओर से हुए ड्रोन हमले में राजौरी में एलओसी पर तैनात सेना के सूबेदार पवन कुमार ने भी प्राणों की आहुति दे दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले शहीद पवन कुमार 2 महीने बाद ही रिटायर होकर अपने गाँव लौटने वाले थे, लेकिन दुश्मनों से लोहा लेते हुए सूबेदार पवन कुमार बुरी तरह घायल हो गए और शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद तिरंगे में लिपटा शहीद का शव शाहपुर पहुंचा तो पूरा गांव अपने बेटे को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ आया। पाकिस्तानी के खिलाफ दिखाए गए पराक्रम में भारतीय सेना ने अपनी 26 साल के जवान मुरली नायक को भी खो दिया। 8-9 मई की रात हुई पाकिस्तानी फायरिंग में आंध्र प्रदेश में रहने वाले मुरली एलओसी पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हो गए। इकलौते बेटे की शहादत की खबर मिलते ही पूरा परिवार सकते में आ गया, क्योंकि मुरली ने माता पिता से जम्मू कश्मीर में तैनाती की बात छिपा रखी थी और बेटे का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो तिरंगे में लिपटे बेटे को देखते ही माता पिता सुध-बुध हो बैठे। पाकिस्तान की ओर से हुए हमलों में प्राणों का बलिदान देने वालों में जम्मू के अरनिया के राइफलमैन सुनील कुमार का भी नाम शामिल है। सुनील कुमार की तैनाती जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में एलओसी पर थी, जहां पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही थी, जिसमें सुनील कुमार भी शहीद हो गए। आज सुनील कुमार का पार्थिव शरीर अरनिया के त्रेवा गांव लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई।
एक सभ्य समाज में युद्ध किसी के लिए भी मजबूरी होती है, ना कि जरूरत। शांतिप्रिय सभ्यताओं की निशानी यही है कि पहले शांति का मार्ग खोज लिया जाए। देश में कई लोगों को अफसोस हो रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीज फायर की गुहार आखिर क्यों मानी। उसे पीओके पर कब्जा करने के बाद ही रुकना चाहिए था। पीओके का संकल्प भारत का पहले भी था और आज भी है। अब एक दुर्लभ तस्वीर देखिए आप। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कर्नाटक में 2 तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। बेंगलुरु में बीजेपी ने ये यात्रा निकाली तो वहीं कर्नाटक के विजयपुर में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। दोनों ही यात्राओं का उद्देश्य एक था, अपने देश की सेनाओं के पराक्रम को सलाम करना और आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाना। ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है और हो सकता है कि ये ऑन ही रहे तब तक जब तक आतंकवाद का हमारे पड़ोसी देश से पूरी तरह सफाया ना हो जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी ऑन रहेगा क्योंकि सियासी मतभेद भुलाकर अरसे बाद देश के तमाम राजनीतिक दल आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े हैं और पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी एक साथ आए हैं। जनहित देख रहे थे आप एबीपी न्यूज पर। अब मुझे इजाजत दीजिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।